हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बसमा क्लासेज। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा पद शिक्षण के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन जो है 3 नंबर का पूछा गया था एग्जाम में, और इस बार हो सकता है 5 नंबर का भी पूछ सकता है। तो देखेंगे 3 नंबर का अगर पूछे तो आप 5 से 10 10 उद्देश्य लिख सकते हैं, और अगर 5 नंबर का पूछे तो आप 20 उद्देश्य आराम से लिख सकते हैं। तो मैं आज 5 नंबर का बताऊँगी, 20 उद्देश्य बताऊँगी। तो देखेंगे कविता, यानी कि पद का मतलब होता है कविता और गद्य का मतलब होता है कहानी, नाटक, आत्मकथा, ये सब समझ में आया। अब कविता के महत्व को देखते हुए कविता शिक्षण के बारे में हम उसके उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है विद्यार्थी के ज्ञानात्मक और भावात्मक पक्षों का विकास करना, यानी कि कविता जो है उसमें कौन सी ज्ञान की बातें हैं और कौन सी भावनाओं से जुड़ी हुई बातें हैं, उसके बारे में उसको अच्छे से समझना और उस पक्ष को लेकर विकास करना। उसके बाद आता है कविता शिक्षण के द्वारा रागात्मक वृत्तियों का संशोधन करना, यानी कि कविता को राग से पढ़े, लय से पढ़े। छोटे बच्चों की कविता जो होती है वो हम लय से सभी पढ़ सकते हैं, क्योंकि वही चीज़ हमें 10 साल 20 साल से 15 साल से पोएम वगैरह आती है, हम आराम से पढ़ लेते हैं। लेकिन बड़े क्लास में जो कविताएं होती हैं, जो पद शिक्षण होती है, वो उनके शब्द थोड़े कठिन होते हैं, जो कि उनको लय से पढ़ना थोड़ा कठिन लगता है। असंभव नहीं है, मतलब कठिन लगता है। तो इसलिए उसे रागात्मक संशोधन जो है उनको बारे में भी ध्यान दिया जाता है। उसके बाद आता है कल्पना शक्ति। उस कविता के माध्यम से हम किसी भी चीज़ को, एक शब्द को उठा के, एक टॉपिक को उठा के हम कल्पना कर सकते हैं। उसका विकास करने का भी क्षमता छात्रों में बढ़ाना चाहिए। उसके बाद आता है विश्वबोधोत्तर। विश्व में, यानी कि भावनाओं का जो विकास होता है विश्व में, देश में, उनके बारे में भी कविता के माध्यम से हमें विद्यार्थी अंदर विकास करना पड़ता है। उसके बाद आता है सौंदर्य अनुभूति, रसानुभूति, प्रवृत्ति का विकास, यानी कि जो कविता है उसकी सौंदर्यता, उसकी सुंदरता, उसकी रसानुभूति, उनके पढ़ने के तरीके इतने सुंदर होने चाहिए, इतने प्रवृत्ति होनी चाहिए, अलग होने चाहिए, जो कि छात्र को देखने के साथ पढ़ने का मन करे। उसके अंदर की विकास जो है उसमें हम विकास भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है सत्यम शिवम सुंदरम का विकास करना। मतलब कि सब सत्य मतलब सत्य, शिवम मतलब भोले बाबा जो ईश्वर हैं वो, और सुंदर मतलब सुंदर सुंदर चीज़ों का विकास करना कविता के माध्यम से। उसके बाद आता है कविता में निहित भावों और अनुभूतियों को ग्रहण करने की योग्यता विकसित करना, यानी कि कविता के निहित भावों, यानी कि उसमें जो एकदम निहित, एकदम सुंदर सुंदर सी जो भावों हैं उसको ग्रहण करना है, उसकी योग्यता में हमें विकास करना होता है। उसके बाद आता है 8 नंबर उचित यति, गति एवं लय के साथ कविता पाठ करने की योग्यता विकसित करना, यानी कि एक छात्रों के अंदर पद शिक्षण के माध्यम से एक उचित जो लय होती है, एक गीत के तरह होती है, तो उस तरीके से हम कविता को कैसे पढ़ेंगे उसकी योग्यता भी हम विद्यार्थी के अंदर विकसित करते हैं। उसके बाद आता है विभिन्न काव्य शैली का समग्र ज्ञान प्रदान करना, यानी कि काव्य, काव्य मतलब क्या, काव्य भी कविता का ही दूसरा वो है, और काव्य मतलब होता है सुंदर, कवि, कवि होता है, कवि की जितनी भी शैली है उसके अंदर जो उन्होंने ज्ञान लिखा है उन चीज़ों को भी विकास करना होता है। उसके बाद या फिर ज्ञान प्रदान करना होता है, ये भी हम कह सकते हैं। उसके बाद है सृजनात्मक क्षमता का विकास करना, यानी कि जो सृजन करते हैं, जो कवि लोग लिखते हैं, उस चीज़ों को क्षमता जो है उस चीज़ों वो चीज़ों को हम विद्यार्थी के अंदर एक क्षमता के रूप में विकसित करेंगे। उसके बाद आता है मानवता का भाव विकसित करना, यानी कि एक मानव का जो क्या भाव होता है कविता के प्रति, कहानी के प्रति, उस चीज़ों को, भाव को हमें विकसित करना होता है, लोगों के प्रति बताना होता है, विकास करना होता है। उसके बाद आता है समीक्षात्मक प्रवृत्ति का विकास करना। तो इसमें समीक्षा, जो हम समीक्षा प्रदान करते हैं, जो हम समीक्षा देते हैं, बताते हैं, उसके बारे में भी बोलना। उसके बाद है काव्य सौंदर्यता, सौंदर्य परीक्षण की योग्यता विकसित करना। काव्य यानी कि कवि जो सौंदर्य है, सौंदर्य चीज़ों को लिखते हैं, उसके बारे में परीक्षा लेते हैं, उसके बारे में भी हमें विकसित करना होता है, उसके बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त करना पड़ता है। काव्य में निहित छंद, अलंकार, रस, भाषा, शैली में परिचित करवाना, मतलब कविता जो ऐसी चीज़ है उसमें छंद होते हैं, अलंकार छुपी होती है, रस भी होते हैं, मतलब बोलने का जो हम बोलते हैं गीत के माध्यम से भी हम, और भाषा शैली से परिचित करवाना, यानी कि कविता में कौन कौन से व्याकरण में जो आते हैं शब्द वो कौन कौन से लगते हैं उसके बारे में भी हम बताएंगे, उसके बारे में भी हम सीखेंगे। उसके बाद आता है 15 नंबर कक्षाओं में वातावरण उत्पन्न करना, यानी कि अगर हम कोई कहानी या कोई गीत सुनाते हैं तो उसके लिए हमें माहौल बनाना पड़ता है, वातावरण बनाना पड़ता है। उसी तरीके से अगर हम पद शिक्षण करवा रहे हैं तो उसके लिए भी माहौल बनाना पड़ता है, वातावरण उत्पन्न करना पड़ता है। उसके बाद आता है छात्रों को शब्द के आरोह अवरोह का ज्ञान कराना, यानी कि अगर हम कविता पढ़ रहे हैं या गीत गा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं पद शिक्षण के माध्यम से, तो कहाँ पर शब्दों को उतार और चढ़ाव, आरोह मतलब उतारना, अवरोह मतलब चढ़ाना, कहाँ पर घटेगा, कहाँ पर घटते क्रम बढ़ते क्रम में हम गीत गा सकते हैं। इसको हम कहेंगे कि लय का उतार और चढ़ाव,
कहाँ हम उतार जोर से बोलेंगे, कहाँ हम धीरे बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है छात्रों के अंदर संकोच प्रवृत्ति को दूर करना। अगर विद्यार्थी को कविता पढ़ना नहीं आता, उसके शब्द अच्छे से नहीं समझ में आ रहे, तो वो संकोच करते हैं, वो पढ़ते नहीं है, लेकिन उस चीज़ को दूर करना हमारा काम है। उसके बाद आता है छात्रों में सकारात्मक सोच विकसित करना, यानी कि अगर सही सोच कविता के माध्यम से हम कहेंगे तो ही हमारा अच्छा होगा। अगर हम गलत सोच का अगर हम करेंगे तो गलत सोच हमारा क्या ही विकास करेगा, विकास नहीं कर पाएगा। इसलिए अच्छा सोच और साफ साफ सत्य सोच के बारे में भी कविता के माध्यम से कहा गया है। उसके बाद आता है कविता का मुख्यार्थ ग्रहण करना। कविता के अंदर उसके मुख्य अर्थ क्या है, मेन अर्थ जो है कविता का मेन पार्ट का जो अर्थ है वो भी हमें समझना चाहिए, ताकि हमें ज़्यादा ही उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो। उसके बाद आता है छात्रों को कविता लिखने के लिए प्रेरित करना। स्वाभाविक है, जितने उद्देश्य मैंने बताए हैं उसमें एक कविता, एक कहानी अगर छात्र अपने मन से लिख सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ कि इस टॉपिक को मैंने अच्छे से समझाया। अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सपोर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।